क्योंकि अब लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, तो सीधी सी बात है रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला है, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन होता है। तो सुनिए, फ्रांस में जो पुराना मोनार्क था उसमें क्या था कि जो अब राजा को जो टैक्स की बातें हैं, प्रॉब्लम शुरू होती है किसकी सारी को लेके, टैक्स को लेके। अब जो टैक्स जो इंपोज करता था राजा, जो फाइनलाइज करता था, वो होता था किसकी परमिशन से, वो होता उसके लिए परमिट लगता था किसका, एस्टेट जनरल का। किसका परमिट लगता था, एस्टेट जनरल का लगता था, है ना, जिसे एस्टेट जनरल का परमिट लगता था। अब एस्टेट जनरल ही अप्रूव करता था कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, कितना लगेगा। इस एस्टेट जनरल में क्या था, तीनों रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि आपका क्लर्जी क्लास, आपके नोबल्स और आपका थर्ड एस्टेट, तीनों होते थे। बट प्रॉब्लम थी कुछ, वो समझेंगे। तो पहले क्या था कि आप समझिए फ्रांस में राजा को खुद को इजाजत नहीं है कि वो खुद से टैक्स लगा सके, ठीक है। उसके लिए उसे किसको बुलाना पड़ता था, एक एस्टेट जनरल को बुलाना, एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सभा बुलानी पड़ती थी, लोग के जो ये चुने हुए लोग हैं उसकी सभा बुलानी पड़ती थी। एस्टेट जनरल क्या है, एक पूरी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। क्या है एस्टेट जनरल, एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, ठीक है। अब राजा ने जो है इसका यूज क्यों होता है, इसका यूज क्यों होता है बताइए। यूज देखेंगे तो क्या होगा, इंपोज या फिर फाइनल टैक्स को अप्रूव करने के लिए, ठीक है। इसका यूज ये इसलिए करते थे। लास्ट टाइम जब लुई 16 से पहले जब ये यूज हुई थी वो हुई थी 1614, तो ये इसका है लास्ट टाइम इट वाज यूज्ड। जो इस मीटिंग का यूज किया था 1614 में किया था। अब जो 1789 है, जो 1614 में लास्ट टाइम यूज किया गया, 1789 की बात करें, इसको छोड़ दो, ये तो लास्ट टाइम है, ये तो लास्ट टाइम बुलाया गया है। अब जो है ये टाइम है लुई 16 का, ये टाइम है किसका, लुई 16 का। लुई 16 वही परंपरा जारी रखता है और फिर से मीटिंग को बुलावा देता है। तो इस बार 1789 में लुई 16 जो असेंबली को फिर से बुलाता है ना। थर्ड एस्टेट की मीटिंग होती है, सब कुछ होता है। थर्ड एस्टेट में मतलब थर्ड एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, तीनों की मीटिंग होती है। फर्स्ट एस्टेट आप समझते हो किसका है, क्लर्जी का है, आए हैं। किसका है, क्लर्जी का है, आए हैं। सेकंड एस्टेट है किसका है, नोबल्स का है, आए हैं। किसका है, नोबल्स का है, आए हैं। थर्ड एस्टेट जो है उसमें जिसमें अब एक प्रॉब्लम करी गई, प्रॉब्लम ये की गई कि इसमें पीजेंट्स, इसमें फार्मर्स, इसमें वुमेन, इनकी जो एंट्री है इसको बैन कर दिया गया। जो इनकी एंट्री है इसको बैन कर दिया गया। और फिर थर्ड एस्टेट में आएगा कौन, तो इसका मतलब पढ़े लिखे लोग। राजा ने बोला इनसे गरीबों से माथा नहीं मारने का है, इसका मतलब यहां था, यहां पे प्रॉस्परस मेंबर्स, लॉयर्स, डॉक्टर, वकील ये आए। तो फिर प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों की जो गरीबों की समस्या है फिर वो वहां तक कैसे पहुंचेंगी। तो उन्होंने इसके लिए लिखे 40,000 लेटर्स। और किसको थमा दिए, 40,000 लेटर्स थमा दिए भाई साहब, किसको, थर्ड एस्टेट को। थर्ड एस्टेट के उन रिच लोगों को जिनको बोला गया कि भाई आप जाइए और जाकर हमारी प्रॉब्लम्स रखिए, क्योंकि हम तो आ नहीं सकते। तो पीजेंट्स, आर्टिसन, वुमेन, इन सबको अलाउड नहीं था। इन सब ने अपने लेटर्स लिख के दिए, है ना। और थर्ड एस्टेट ने जब वहां पर मीटिंग में पहुंचे तो वहां पर बोला क्या, दे डिमांडेड 1 पर्सन 1 वोट। क्या था एक्चुअल में, 300 पर्सन होते थे, 300 पर्सन होते थे, 600 पर्सन होते थे। ये फर्स्ट एस्टेट में, ये सेकंड एस्टेट में, ये थर्ड एस्टेट में। अब क्या है, ये एक तरह से गिने जा रहे, क्या है, 1 पर्सन, 2 पर्सन एंड थर्ड पर्सन। एक वोट, एक वोट, एक वोट, टोटल हुए 3 वोट। 3 में से अगर 2 ने हाँ कह दी तो वोट टैक्स लग गया। तो भाई इनके 600 लोगों के होने का भी क्या फायदा है ना। तो इन्होंने बोला कि इन 600 लोगों के क्या होने चाहिए, 600 वोट्स होने चाहिए, है ना। इनके 300 वोट्स होने चाहिए, इनके 300 वोट्स होने, तब मजा है। राजा ने बोला मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, राजा ने इनकी बात नहीं मानी। तो ये सब लोग निकल पड़े बाहर। जब राजा हमारी सुन नहीं रहे तो चलिए महल से बाहर। ये आते हैं, आकर जो अपना ग्राउंड में जो खड़े होते हैं, टेनिस कोर्ट जो आपको पता है पैलेस ऑफ वर्साइल्स का, और वहां जाकर खुद को क्या कर देते हैं, यही लोग अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं नेशनल असेंबली है। यही रिच क्लास जो है अब ये जिम्मेदारी लेगी पूरे फ्रांस के लिए, स्पोक पर्सन, प्रवक्ता बनेगी, गरीब मजदूर सहाय का प्रवक्ता बनेगी। तो ये अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देता है। फ्रेंच में अब नेशनल असेंबली डिक्लेयर हो चुकी है। और अब आप देखेंगे अब बातचीत आगे क्या होती है। इस नेशनल असेंबली के जो 2 लीडर थे जिनका नाम था मिराबियो एंड अबेसियस, 2 लीडर थे। मिराबियो की बात बताएं या अबेसियस की बताएं, दोनों के दोनों जो है थर्ड एस्टेट से नहीं है, दोनों के दोनों थर्ड एस्टेट से नहीं है। क्योंकि देखिए जब गरीब पे अत्याचार होता है तो दर्द जिसके अंदर फील होना है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, दर्द फील होगा, हो जाएगा। इनको भी दर्द फील हुआ। मिराबियो नोबल क्लास से था, साथ दे रहा है किसका, थर्ड एस्टेट का। अबेसियस पुजारी है यानी कि क्लर्जी क्लास है, साथ दे रहा है थर्ड एस्टेट का। अबेसियस ने क्या बोला, एक पैम्पलेट लिखा था जिसमें इन्होंने बोला कि थर्ड एस्टेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मतलब इनके विचार बड़े खुले हैं और इन लोगों ने लीडरशिप संभाली, नेशनल असेंबली की। समझ आ रही बात।
तो यहां पर क्या हो रहा है, अब बात होगी यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी करेगी, ये नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी करेगी, तो ये तो होगी शहर की बात। पूरे फ्रांस में क्या हो रहा है, ये तो एक सेक्शन है जहां पर कुछ चीजें एक्टिवेट हो रखी हैं। पूरे सेशन पूरे फ्रांस में क्या हो रहा है, तो पूरे फ्रांस में पड़ रहा है बच्चों सीवियर विंटर, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस कड़ाके की सर्दी में क्या हो गया है, फसल खराब हो चुकी है, फसल क्या हो चुकी है, बैड हार्वेस्ट हो चुकी है, प्राइस जो है ब्रेड के क्या हो चुके हैं, जिस कारण प्राइस ऑफ ब्रेड जो है वो बढ़ चुके हैं, प्राइस ऑफ ब्रेड जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, राइज होते जा रहे हैं। और महिलाओं के पास ही जिम्मेदारी है, क्योंकि सारे मैन तो जो है वो लड़ाई लड़ने लगे पड़े राजा के साथ, फीमेल को जिम्मेदारी दी गई, वो घर को जिम्मेदारी संभाले, बच्चों का देखभाल करें, अपने माँ बाप को खाना खिलाएं, सास ससुर को खाना खिलाएं, बच्चों को खाना खिलाएं। इसके लिए वो जाके राशन की दुकानों पर लंबी लंबी कतार में खड़ी होती हैं। दे वर स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज, लंबी लंबी लाइन कतारों में खड़ा होना, किसके लिए, फॉर ब्रेड के लिए, फॉर ब्रेड के लिए, जो कि क्या थी, वहां की मेन रोटी थी, स्टेपल डाइट थी, जिसके लिए सब लोग लाइन लगा खड़े होते हैं। बट हो क्या रहा था, वहां पर चल रहा था होर्डिंग, जमाखोरी। क्यों, क्योंकि बैड हार्वेस्ट हो चुकी थी, तो जो बेचने वाले वो चाहते थे कि महंगे से महंगे दाम पर बिके, इसके लिए वो कहते थे दुकान पे कुछ नहीं है। महिलाओं को गुस्सा आया, महिलाओं ने दुकान पर जो अटैक कर दिया, राशन के जो लोग थे, जो राजा के लिए काम कर रहे थे, सब ये जो चालबाज खेल रहे थे ना, इन सब के ऊपर अटैक कर दिया। इसी अटैक 1789 का टाइम है, इसी अटैक को देखते हुए और उन लोगों के विरोध को देखते हुए राजा ने क्या बोला था, अपनी आर्मी को क्या कर दिया था, अपनी सेना को क्या कर दिया था, ऑर्डर दिया था। और यहीं से कनेक्ट होती है वो आपकी 14 जुलाई 1789 वाली कहानी, जहां पर ये रूमर फैला कि राजा ने अपने सेना को हमारे पर अटैक करने के लिए भेज दिया, और लोग जो आग बबूला होकर क्या करते हैं बच्चे, आग बबूला होकर बेस्टाइल जेल पर हमला कर देते हैं। ये क्या है, बेस्टाइल प्रिजन पर हमला कर देते हैं, वहां पर हमला कर देते हैं। राजा इस बात से घबराएगा भी, सुनिएगा, ये राजा इस बात से घबराएगा भी सुनिएगा। ये तो होगी शहर की बात। गांव में क्या हुआ, गांव में भी एक रूमर फैल गया, गांव में ही रूमर फैला लोगों के बीच में कि राजा तो नहीं, वहां पे जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर है, जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर है, जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, इन्होंने गुंडे हायर कर लिए हैं। दे हायर्ड ब्रिगेड्स, गुंडे ग्रुप, गुंडे हायर कर लिए, झुंड हायर कराए, किस लिए, ताकि तुम्हारी क्रॉप को नष्ट कर दिया जाए। इस बात से सुनकर जो है किसान, जो गांव का किसान है, वो डर जाता है, और वो अपनी एक्स कुल्हाड़ी, अपने डंडे को क्या कहते हैं सर, डंडे तो डंडे समझ लेना, मतलब कहानी समझ रहे हो ना, डंडे वंडे उठाए, कुल्हाड़ी, कस्सी, फावड़ा जो उठाया, उठा के चल पड़ते कहां पर, चैट्यूक्स के यहां पर। चैट्यूक्स क्या है, ये रेजिडेंस है, ये रेजिडेंस है उन लॉर्ड्स का, उन पैसे वाले लोगों का, जहां पर वो किसानों के गुलामी करवा रहे थे, जहां से बैठ के गुलामी करा रहे थे। यहां पर लोग पहुंचते हैं और तोड़ फाड़ करना शुरू कर देते हैं, जो अनाज इकट्ठा था अनाज लूट लेते हैं, जो कागजात राजा मतलब उन मालिकों ने गिरवी रख रखे थे उनको जला देते हैं और अनाज को लूट कर ले जाते हैं। ये सब गांव में हो रहा है। ये सब देख के लुईस घबराया और लुईस ने क्या बोला कि भाई साहब मैं फाइनली बोलता हूं, ठीक है, नेशनल असेंबली आज से जो है मेरे साथ मिलकर काम करेगी, मतलब कि मैं जो कुछ भी डिसीजन लूंगा उस पर चेकिंग पावर अब आ चुकी है, चेकिंग पावर आ चुकी है। तो नेशनल असेंबली को जो अब क्या मिल गया, फाइनली अप्रूवल दे दिया। किसने दे दिया, लुईस 16 ने। कब दिया है, जब गांव में वो इंसिडेंट हुआ और शहर में महिलाएं अटैक कर रही हैं और लोग नेशनल असेंबली बना चुके हैं, ठीक है। तो उसी रात 4 अगस्त 1789 को कुछ फैसले लिए जाते हैं। क्या फैसले लिए, नेशनल असेंबली ने क्या पास किया, डिक्री मतलब एक ऑर्डर पास किया। क्या ऑर्डर पास किया कि फ्यूडल सिस्टम नहीं रहेगा, यानी कि नोबल क्लास की वाट लगा दी। नोबल क्लास आपको, हम उसको कोई चालान, कोई पैसा नहीं देंगे, और पैसा नहीं दिया हम उसके आप गुलाबी में काम भी नहीं करेंगे। दूसरा क्या, क्लर्जी क्लास के लोगों को बोला कि जो उनको प्रिविलेज मिले हुए हैं, टिथे मिला हुआ है, टैक्स पे नहीं करते हैं, उसको हटाओ, टैक्स देंगे। टिथेस को हटाया गया। जो चर्च वालों ने जमीन कब्जे में ले रखी थी, उस जमीन को वापस लिया गया। इन सब के कारण गवर्नमेंट को पता चलता है कि उनके पास 2 बिलियन लीवर्स का जो है वापस इनकम आ गई है। भाई साहब समझ में आई कि नहीं आई, वापस इनकम आ गई, ये सब इन्होंने चाहा। तो नाउ अब आप क्या कहते हैं, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और नॉट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि नेशनल असेंबली का